आज प्रोनाउन, नाउन तक का सबको क्लियर? कोई समस्या? नाउन में कितने टाइप के नाउन होते थे? 5 टाइप के। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव। ठीक है, जिनमें से आपको मटेरियल और कौन सा एब्स्ट्रैक्ट परेशान करने वाला है। ठीक, मटेरियल नाउन वो था जिसको हम गिन नहीं सकते, लेकिन नाप और तौल जरूर सकते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन वो था जिसको हम गिन नहीं सकते। इन फिंगर्स वी काउंट मटेरियल नाउन्स। ठीक है, हम उसको क्या करते हैं? नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, जैसे डिस्टेंस हो या क्वांटिटी। क्वांटिटी समझते हैं ना क्वांटिटी? एग्जाम्पल में आप कुछ मटेरियल्स के नाम लिखे, जैसे ऑयल, वाटर, मिल्क, आयरन, ये सभी थे, हाँ कि नहीं? ठीक है, अब उसके बाद जो एब्स्ट्रैक्ट था, जो कि था भाववाचक संज्ञा, जिसमें कुछ जो खुद वो तो इंपॉर्टेंट नहीं था, बाकी उसमें जो हम लोग पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखे थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि डिवीजन किस तरीके से होगा वो हम उसी पॉइंट्स टू रिमेंबर में मान के चलो कि हम पूरे नाउन को कंक्लूड किए थे, क्योंकि जहां जहां पर कंफ्यूजन हो सकता था हम उसको क्या कर दिए थे? अलग कर दिए थे। ठीक है, अब आपको सेंटेंस में जहां कहीं भी नाउन के जगह पर कोई दूसरा वर्ड दिखेगा जो नाउन को ही इंडिकेट करेगा। मैं क्या कह रहा हूं? किसी सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड आपको दिखेगा जो नाउन के बदले इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि बार बार एक सेंटेंस में रिपीटिशन ऑफ मोहन अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन इज स्टडिंग इन क्लास 6, मोहन इज स्टडिंग इन आत्मानंद स्कूल, ऐसा मोहन लिव्स इन चुचरुमपुर, ऐसा आप बार बार नहीं बोल सकते। तो हम एक बार मोहन बता करके बाकी टाइम में मोहन की जगह पे क्या यूज कर लेते हैं? ही। ठीक है, तो ऐसे कोई भी वर्ड जो आपको एक पूरे सेंटेंस में नाउन के जगह पर दिखाई देंगे वो सभी क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है ना? चलिए, तो डेफिनेशन लिख लीजिए प्रोनाउन का। A pronoun is a word which is used in place of a noun. A pronoun is a word which is used in place of a noun. Pronoun उस शब्द को कहते हैं जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। इसे समझने के लिए निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। स्टेटमेंट लिखिए। मोहन इज अ स्टूडेंट, फुल स्टॉप। मोहन इज लेबोरियस। लेबोरियस की स्पेलिंग क्या होती है भाई? LABORIOUS। मोहन इज लेबोरियस। मोहन इज अ स्टूडेंट, मोहन इज लेबोरियस, फिर फुल स्टॉप लगा के, ये कंटिन्यूस रहेगा स्टेटमेंट। मोहन इज स्टूडेंट, फुल स्टॉप, मोहन इज लेबोरियस, फुल स्टॉप। मोहन इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट की स्पेलिंग पता है क्या? फिर नहीं मालूम है? पूछा करना यार। INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। सॉरी, INTE होता है ये। हाँ, मैंने टी को आई ही लिख दी। INTELLIGENT, इंटेलिजेंट, फिर फुल स्टॉप। मोहन फादर इज अ डॉक्टर। बेटा एक ही साथ लिखना था, लाइन में कविता नहीं लिखना है। ये देखो, चलो ठीक है, लिख लिया तो अच्छी बात है। स्पेलिंग यहां देखा कर। हो गया क्या? अब आप यहां पर देखो कि कुछ आपने 4-5 स्टेटमेंट लिखे हैं जिसमें आपने बार बार मोहन लिखा हुआ है ना, जो कि आपको पढ़ने पर भी सही से नहीं लगता होगा, है ना? अब वो बार बार किसी नाउन को यूज नहीं किया जाता विद इन अ सेंटेंस और इन अ पैराग्राफ। ठीक है, एक बार नाउन को डिनोट करने के बाद में बाकी सभी स्टेटमेंट में आप नाउन के स्थान पर किसको लिखेंगे? प्रोनाउन को। ठीक है, हो गया क्या क्लियर? तो यहां पर बार बार जो मोहन लिखा हुआ है, इसमें अकॉर्डिंग टू द ग्रामर पहले बार ही मोहन होना था, बाकी सब में ही। ठीक, और सबसे लास्ट वाले में हिज फादर, उसके पापा। ठीक है, तो प्रोनाउन को कब, कौन से वाले को कहां यूज करना है, ये अलग अलग तरह के प्रोनाउन में आप देखेंगे। यहां पर प्रोनाउन के मैंने 10 टाइप्स लिखे हुए हैं।
इसको कॉपी पेस्ट कीजिए। सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, या फिर को लिखो मत इसको, ये तो तुमको मिलेगा ही ना, ये मिलेगा तुमको। क्या है? पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, पोसेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव और आखिरी में रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, अब आप लोग नाउन में आओ। नाउन में सबसे पहला जो नाउन था वो कौन सा था? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में हम क्या लिखते थे? हम पर्टिकुलर किसी के भी नाम को प्रॉपर नाउन बोलते थे। याद आया? ऐसा था क्या? जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, इंडिया, भारत, पाकिस्तान, ये सब क्या था? पर्सनल नाउन था, सॉरी क्या, प्रॉपर नाउन था, है ना? हाँ, इंटेरोगेटिव वो भी आएगा। ठीक है, ये क्या था? आपका प्रॉपर नाउन था। अब प्रॉपर नाउन में सीधे नाम थे, सीधे नाम की जगह पे आप मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि किसी भी नाम के जगह पर आप जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे वो कहलाएगा पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ठीक है, चलिए पहला हेडिंग डालिए, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? मैंने कहा कि प्रॉपर नाउन के स्थान पर जो वर्ड यूज किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ठीक है, सीधे किसी के नाम के जगह पर जहां जो प्रोनाउन यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अब वो नाम किसी का भी हो, फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है क्या? चलिए लिखिए पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। एग्जांपल्स में इसको लिख लीजिए, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेकंड नंबर में, द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, herself, itself and themselves are known as reflexive pronouns. These pronouns reflect the action of the verb on the subject itself. देखो आप यहां पर लिखे आई, तो आई का तो नहीं होता, वी का भी नहीं, यू का योर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, शी का हरसेल्फ, इट का इटसेल्फ और दे का देमसेल्फ। ये सभी जो वर्ड हैं, ये जो सभी वर्ड थे, देखो ये इसलिए लिखा हूं तो इससे बाकी बनेंगे। ठीक है, सेल्फ मतलब क्या होता है? खुद से। होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो इस पर्सनल प्रोनाउन में अगर कोई काम पर्सनल प्रोनाउन खुद कर रहा है, ठीक है, तो उस जगह पर जो वर्ड आपको दिखाई देगा वो कौन सा होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, यानी कौन सा? निजवाचक। मेरे कहने का मतलब, जब एक पूरे सेंटेंस में कोई एक्शन या वर्ब हो रहा है जो वो नाउन खुद कर रहा है ना। जैसे मैं बोलूंगा कि मैं अपनी कॉपी खुद उठा लूंगा, ये कह रहा हूं, हाँ, आई कैन लिफ्ट माई कॉपी माई सेल्फ, अपने द्वारा खुद ही मैं उठा लूंगा, ऐसा बोलते हैं ना, हाँ कि नहीं? तो ये माई सेल्फ, आई का माई सेल्फ, आई कैन लिफ्ट माई कॉपी माई सेल्फ, मैं अपना कॉपी खुद उठा लूंगा। तो जो वर्ब है, वर्ब क्या है? उठा रहा हूं कॉपी को, है ना। तो जो वर्ब मेरे खुद के ऊपर एक्ट हो रहा है सेंटेंस में, तो वो कौन सा प्रोनाउन होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब कोई नाउन खुद किसी काम को करे या उस सेंटेंस में नाउन खुद ही वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा हो या एक्शन को कर रहा हो, तो वहां पर जो वर्ड यूज होगा वो कौन सा होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। इसमें मैंने आपको बताया कि माई सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, यही 7-8 वर्ड यूज किए जाएंगे जो कि क्या कहलाएंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। आया समझ में क्या? हाँ कि नहीं? पल्ले पड़ा? चलो बिल्कुल एक डेफिनेशन। अब यहां पर सिंगुलर प्लूरल वाला भी मामला है। जैसे अगर कोई जो नाउन है वो सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर है, तो वहां पर आप यूज करते हैं SELF सेल्फ, और अगर प्लूरल है तो SELVES, जैसे देम सेल्फ्स, है ना। हाँ कि नहीं? समझ में आया? तो यहाँ पर एक केस ये भी रहेगा कि जो सेल्फ और LVES का चेंज होता है वो सिंगुलर प्लूरल देख के आप करेंगे। किस पर? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्लियर हुआ? बता रहा हूं, सिंगुलर और प्लूरल, PLURAL, प्लूरल। सिंगुलर होगा तो सेल्फ और प्लूरल होगा तो सेल्फ।
ठीक है, ठीक है क्या? कर लिए हैं? एग्जाम्पल्स खुद से लिख लेंगे, कर लेंगे। ये एग्जाम्पल नहीं, ये वर्ड्स हैं बेटा जो आप यूज करेंगे। फिर से उसी को लिख दी, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये हाँ इसी को बस करना, ये इसको काटो, नीचे काटो। हाँ ठीक है क्या? हो गया? ठीक है, आगे बढ़े। तीसरा नंबर कौन सा? एम्फेटिक प्रोनाउन। हाँ सर, बस वही एग्जाम्पल है। हाँ ठीक है, तीसरा नंबर एम्फेटिक प्रोनाउन। Emphatic pronouns are pronouns used for the sake of emphasis on nouns or pronouns. मैं कह रहा हूं emphatic pronouns are pronouns used for the sake of emphasis on nouns or pronouns. शेक, शेक नहीं, सेक, एस ए के, इस शेक का मतलब होता है हिलाना, और एक होता है एस ए के ई सेक, उस शेक का मतलब होता है उसकी भलाई के लिए। ठीक है, एस ए के ई से एक है ये वाला, ए के ई। तो फिर से क्लास 2 में एडमिशन ले। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कॉमा नाउन या प्रोनाउन पर, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कॉमा नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है, जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है, तब ऐसा प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। लिख लिए? अगला पैराग्राफ चेंज करके लिखो, एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के बाद उसे जोरदार बनाने के लिए होता है। तो थोड़ा सा मत लिखो। हाँ, चलो मैं समझा रहा हूं, समझो। एक एग्जांपल देखो, ये थोड़ा सा सिर के ऊपर चले जाते है ना, घबरा मत, सिर पे आएगा। देखो एग्जांपल बता रहा हूं आपको। ठीक, ये दो स्टेटमेंट है। ठीक, पहले वाले में लिखा हुआ ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद किया। ठीक, मान लो अपन हम दो किसी तीसरे के बारे में बैठ के बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उसने अपने आप को बर्बाद किया, तो दूसरा आदमी जो मेरे सामने बैठा हुआ है वो उस बात पर सही में खुद ही किया क्या? तो हाँ, उसने खुद ही किया। दोनों स्टेटमेंट में आपको अंतर समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूं कि ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, इसका मतलब उसने खुद को बर्बाद किया, अपना खुद का जीवन खराब किया। ठीक है, तो कई बार आप देखना कि हम बात करते वक्त कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे यूज करते हैं जहां पर सही में खुद ही किया है क्या, इस टाइप की बातें है ना। तो हाँ, उसने खुद ही अपना कॉम्पास तोड़ा है, हाँ वो खुद ही किया है। अगर ऐसा जोर देकर कहा जा रहा है तो वो कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है ये कौन सा है? ये रिफ्लेक्सिव का है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हिमसेल्फ यूज हो रहा है। मैं तरीका बताऊंगा इसको याद रखने का, पहले समझ लो। ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि यहाँ पर जो घटना घटी है या जो वर्ब स्पॉइल करने वाली बात है या बर्बाद करने वाली बात है, वो इसके खुद के ऊपर काम कर रहा है। ठीक, तो इसने खुद किया था, तो ये रिफ्लेक्सिव है ना। क्योंकि अगर नाउन के ऊपर खुद ही वर्ब एक्ट करे तो हमको रिफ्लेक्सिव कहते थे, लेकिन जब उसी घटनाक्रम को ज्यादा जोर देकर किया जाता है कि नहीं सही में उसने ही किया है, तो वो कौन सा हो जाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। आया समझ में? का तरीका, दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, दोनों में अंतर कैसे करेंगे? तो अंतर करने के लिए आप याद रखना, ये नाउन है। ठीक, यहाँ पर जो आपने रिफ्लेक्सिव यूज किया है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, आपकी साइड में। ठीक है ना, लेकिन जब आप एम्फेटिक में लिखेंगे उसको तो इस नाउन के बाद तुरंत ही वो क्या हो जाएगा, आप उसको यूज करेंगे। ये आपको डिफरेंस दिखेगा। कुछ एग्जांपल्स देखिए, यू कैन योरसेल्फ टॉक टू हिम, यू कैन योरसेल्फ टॉक टू, तुम खुद जाके बात नहीं कर सकते क्या उससे? यू कैन योरसेल्फ टॉक टू हिम।
हो गया? पहले पढ़ा क्या? पहला वाला क्या था, एक बार रिकॉल करो, एक बार रिकॉल करो। सबसे पहला वाला कौन सा था? पर्सनल प्रोनाउन था। इसमें हम जो प्रॉपर नाउन था उसके जगह पर सीधे पर्सनल प्रोनाउन को यूज करते हैं, जिसके साथ एग्जांपल दिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि बार बार नाउन का रिपीटिशन हो सेंटेंस में वो अच्छा नहीं लगता। हमको अच्छा लगता कि किसको पता नहीं, जिसको अच्छा नहीं लगा उसने प्रोनाउन बना दिया। आई बात समझ में? ठीक है ना? बात तुम्हारे हमारे अच्छा लगने की नहीं है, जिसने ग्रामर लिखा होगा उसको अच्छा नहीं लगा होगा, इसलिए प्रोनाउन तुम्हारे लिए सीधा बढ़ा दिया। ठीक है? ये पर्सनल प्रोनाउन समझ में आया? जब इसका मैंने आपको कुछ केसेस बताए थे, का दूसरा संबंध था, तीसरा कर्म कारक था। ठीक है? 3 टाइप्स ऑफ पोजीशन आई टोल्ड यू। तो उसमें रिफ्लेक्सिव में आता था कि हिमसेल्फ, आवरसेल्फ, ये सब हम यूज करते थे कि कोई काम अगर किसी ने किया तो उसने खुद ही अगर किया है, या वर्ब का जो एक्शन है वो नाउन के ऊपर खुद ही पड़ रहा है, तब आप कौन सा वर्ड यूज करते हो? हर सेल्फ, योर सेल्फ या देमसेल्फ टाइप के वर्ड को यूज करते हो। इसलिए दो अलग अलग और केस थे। अगर सिंगुलर होगा तो SELF आएगा, सेल्फ हो जाएगा। अगर प्लूरल है तो SELVES। LF लिखा रहता है तो इसको पढ़ते हैं क्या? सेल्फ, ये सेल्फ। ठीक है? और जब ये ऐसा लिखा रहता है SELVES लिखा हो, यहां फ के जगह में वो आ जाता है, उस बात को ध्यान देना। ठीक है? ये सेल्फ, फ में जोर दोगे इसमें सेल्फ। ठीक है? यहाँ पे सेल्फ वो में ज्यादा जोर दोगे। समझ में आया क्या? ये पढ़ लेगा। कौन सा नंबर पे? चौथे नंबर पे पोसेसिव प्रोनाउन। चौथा नंबर है आपका कौन सा? पोसेसिव। ये आपको समझ में आया? एम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव और पर्सनल। पर्सनल कब? सीधे नाउन की जगह पर। ठीक? जब नाउन खुद काम कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव। ठीक है? नाउन खुद काम कर रहा है मतलब वर्ब का इफेक्ट नाउन के ऊपर स्वयं पड़ रहा है तो रिफ्लेक्सिव। ठीक है? और जब आप रिफ्लेक्सिव पर ज्यादा जोर देना चाहते हो कि हाँ उसने खुद ही किया है सब काम को, ठीक है, बिना किसी की सहायता के, तो आप क्या बोलोगे? एम्फेटिक। एम्फेटिक का मतलब आप समझिएगा कि जब प्रोनाउन पर जोर देने की जरूरत पड़ रही है कि हाँ भाई उसने खुद ही किया है, तब आप कौन सा यूज करोगे? एम्फेटिक यूज करोगे। क्लियर? चौथे नंबर पर आते हैं पोसेशन पर। पोसेशन का मतलब होता है क्या? अधिकार। ठीक है? ठीक है? पोसेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार, अधिकार या राइट्स। ठीक है? जैसे मैं बस बता रहा हूं कि ये बॉटल मेरा है, तो एक तरह से मैं इसके ऊपर क्या दिखा रहा हूं? पोसेशन। समझ में आया? ठीक है? तो अब सीधी सी बात है, अगर पोसेशन का मतलब अधिकार होता है तो कोई भी ऐसे वर्ड जो किसी सेंटेंस में नाउन के अधिकारों की बात करें तो वो कौन से टाइप के प्रोनाउन जाएंगे? पोसेशन। ठीक है? पोसेसिव प्रोनाउन में लिखिए द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू डिनोट, the pronoun which is used to denote possession or ownership is called a possessive pronoun। इसमें आप क्या बताएंगे? possession या ownership। a pronoun which is used to denote, denote की स्पेलिंग होती है महेश DENOTE। denote का मतलब होता है सूचित करना। ठीक है? क्या डिनोट? डिनोट का मतलब क्या था? सूचित करना या इंगित करना। ठीक है? क्या सूचित किया जाए कि प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू डिनोट द पोसेशन और ओनरशिप इज कॉल्ड अ पोसेसिव प्रोनाउन। हिंदी में लिखिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार या स्वामित्व का बोध करने के लिए किया जाता है उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे क्या? मेरा, तुम्हारा, उसका, हम सबका, ये सभी वर्ड कौन से प्रोनाउन कहलाएंगे? पोसेसिव प्रोनाउन कहलाएंगे। इंग्लिश में माइन, आर्स, आर्स क्या कहलाएंगे पोसेसिव में? एक हो जाएगा आपका माइन, आर्स, हर्स। ऐसा एपोस्ट्रोफ ऐसे लगाते हैं देखो। हाँ? ऐसे बस बस उसका है ये बताने के लिए हम ये यूज करते हैं ना। जैसे वो मोटरसाइकिल किसकी है? तो राहुल की है, RAHULS, राहुल ऐसा लिखते हैं ना। इसका मतलब क्या होता है? आगे बता रहे हैं कि क्या है उससे संबंधित या उसका है। क्लियर? समझ में आया क्या? तो जहां कहीं पर भी ये ऐसा माइन, माइन मतलब मेरा, आर्ट मतलब हमारा, हर्ष मतलब उसका, है कि नहीं? तो जब कभी आप ये बॉटल किसका है बोलोगे तो मेरा है, तो मेरा मतलब माइन बोलते हैं ना, तो माइन क्या हो जाएगा यहाँ पर? पोसेसिव प्रोनाउन। हाँ, माइन नहीं, माइन। दिस बॉटल इज माइन। माइन, माइन ही बोल रहा हूं मैं, माइन। यस, हुज बॉटल इज दिस पूछते हैं ना, तो तू उत्तर स्कूल में बोलता होगा माई बॉटल, तो माई बॉटल इज दिस बॉटल इज माइन। ठीक है? समझ में आया? समझ में आया क्या? हाँ? क्या पूछ रहा है? पूछना, पूछ नहीं मालूम, पूछ। देख मैं अंग्रेजी थोड़ी लिखा हूँ, थोड़े पहले बोला ना जिसको बार बार नाउन अच्छा नहीं लगा तो उसने क्या बना दिया? तो नाउन मेरी गलती थोड़ी है कि नहीं? जिसने बताया उसको बोलो। ठीक?
है कि नहीं? रुक जा थोड़ा देर। चलिए अगला एग्जांपल लिख लेंगे आप लोग। ये मैं कुछ एक दो लिख दिया हूं है ना, बाकी आप लोग लिख लेंगे ना? क्या भाई लिख लेंगे? गूगल से लिखना एग्जांपल्स ऑफ कौन सा पोसेसिव प्रोनाउन। देखो मैं सब चीज पका पुकाया पहले दिन की तरह नहीं दे रहा हूं, कारण है कि जब खुद खोज के लिखते हैं ना तो इंटरेस्ट आता, पढ़ते भी है क्या लिखा। ऐसा करते कि नहीं करते कि जो दिखता है गूगल पे छापा मार देते हैं प्रिंट। चलिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लिखिए। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग फॉर विच दे स्टैंड। और लिखो पॉइंट आउट। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग्स फॉर विच दे स्टैंड। हिंदी में जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को सूचित करने के लिए किया जाता है उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल किसी व्यक्ति या वस्तु को सूचित करने के लिए किया जाता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे क्या? जैसे क्या? दिस, दैट, पहले लिख दिस, दैट, दोज, दीज, दिस। ठीक महेश इधर ध्यान दे, इसको क्या पढ़ते हैं? दिस। और ये वाला होता है ना दीज, दीज नहीं, दीज मत। ठीक है, तो दिस, दैट, दीज, दोज ये सभी कौन से जाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव से बोलते हैं ना। हुज पेन इज दिस, ऐसा उंगली दिखा के बोलते हैं हु इज दिस। तो जो दिस वर्ड यूज कर रहे हैं वो किसी चीज को डिनोट करने के लिए, उसके तरफ निर्देशित करने के लिए हम कर रहे हैं, सूचित करने के लिए, हाँ कि नहीं? दिस, दोज है ना, ये सब यूज करते हैं। तो आप इसको क्या बोलते हैं फिर? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्लियर? दिस इज अ बैग, दिस इज अ बैग। लिखना एग्जांपल बता रहा हूं। दिस इज अ बैग, दैट इज अ बॉय, these are apples और those are bananas। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। तो दिस, दैट, दीज, दो ये वो है क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। लिख लेंगे। आपको जितने भी एग्जांपल लिख रहे हैं आप ये सब में इन सबका मीनिंग आपको लिखते चलना है अपने फेयर कॉपी पे, पता भी तो हो। चलिए अगला लिखिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नहीं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोला ना बेटा, ये अलग। Interrogative pronoun, the pronoun which is used to ask a question is called interrogative pronoun. A pronoun which is used to ask a question। महेश चलिए, the pronoun which is used to ask a question is called an interrogative pronoun। हिंदी में जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल हु, विच, व्हाट। हु, विच, व्हाट ये हम सेंटेंस से पढ़ चुके हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में, याद आया? विच, व्हाट। एक बात बता मेरे को, हु का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? किसी व्यक्ति को बताने के लिए। हु डिड दिस, किसने किया ये? तो आदमी को तो पूछोगे, ये आदमी अगर लिविंग बीइंग्स के लिए जनरली हम हु को यूज करते हैं, है कि नहीं? ठीक है, हु का प्रोनाउन। नेक्स्ट हेडिंग रिलेटिव प्रोनाउन। यस, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या? जहां पर आपको ऐसे प्रोनाउन को यूज करना पड़ा जहां पे किससे रिलेशन बताना पड़े। जैसे हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है? तो किसी के साथ तो इस पेन का या डब्बे का रिलेशन होगा, जो बोलेगा नहीं ये मेरा डब्बा है, हाँ कि नहीं? ठीक है, समझ में आया क्या? तो वहां पर क्या जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। द रिलेटिव प्रोनाउन स्टैंड्स इंस्टेड ऑफ अ नाउन एंड आल्सो जॉइंस सेंटेंस। द रिलेटिव प्रोनाउंस स्टैंड्स इंस्टेड ऑफ अ नाउन। देखो कितना कॉम्प्लिकेट किया है। इंस्टेड ऑफ नाउन जगह में इन प्लेस ऑफ नाउन लिख सकता था ना, क्योंकि हमने पहले बार ही पढ़ा कि जो भी नाउन की जगह में इस्तेमाल होगा वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा, है ना? देखो इंस्टेड लिख के फालतू का टेंशन दे रहा है तुमको, तो इंस्टेड को काटो, इन प्लेस ऑफ लिखो। कभी कभी हर चीज किताबों से लिखने के लायक नहीं होती है भाई। अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन एंड ऑल्सो जॉइंस सेंटेंस, ऑल्सो जॉइंस, JOINS, जॉइंस सेंटेंस टू रिप्रेजेंट रिलेशन।
संबंध बताने के लिए जब आप नाउन के स्थान पर किसी शब्द को इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो वो कौन सा प्रोनाउन कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे ये वही क्या लिखूंगा, यह वही लड़का है, इसे बहुत मार पड़ी थी। ये दो सेंटेंस है। यह वह लड़का है, ये वह लड़का है जिसे बहुत मार पड़ी थी। तो आप दोनों को जोड़ोगे, यह वही लड़का है जिसे बहुत ज्यादा मार पड़ी। तो आप जिसे यूज किए, जिसे, जिसका, जिसमें, ये जो तीन वर्ड में आपको क्या काम होता है, जिसे, जिसका और जिसमें, यही क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो जिसे, हुज, जिसका, हुम, ठीक है, समझ में आया। अब पल्ले पड़ा, जो आप सेंटेंस को जोड़ने के लिए या रिलेशन बताने के लिए जिसका, जिसमें, है ना, इसका, इसमें, जिसका, जिसमें जो वर्ड यूज करते हैं यही रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। कभी कभी किताबों में उल्ट जुलूल दिया रहता है, जैसे कि ये दिया हुआ रिलेटिव प्रोनाउन को बड़ा उल्ट जुलूल डेफिनेशन दिया है। मेरे को लगता नहीं किसी भी एंगल से डेफिनेशन पढ़ के आपको समझ में आने वाला है, हाँ कि नहीं। तो आप रिलेटिव प्रोनाउन को ऐसे याद रखिए कि ये ऐसे नाउन के जगह में इस्तेमाल होने वाले वर्ड होंगे जो या तो दो सेंटेंस को जोड़ेंगे, ठीक है, या तो फिर संबंध बताने के काम करेंगे, है ना। समझ में आ रहा है ना। एग्जाम्पल के लिए क्या लिखोगे, हिंदी में लिखना है तो खत्म, जिसका, जिसमें, इसका, इसमें, ये सब शब्दों को भी लिखेगा। और हिंदी में भी सेंटेंस लिखो, थोड़ा सा क्लैरिटी आता है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। क्योंकि जब तक हिंदी सही नहीं है अंग्रेजी सही नहीं हो सकता। क्लियर, समझ में आया मुझे। तो इंग्लिश में हुज, हुम, हु, विच, हाँ, इंग्लिश में हुज, जिसका, हुम, हु, और कौन सा, विच। दिस इज द पेन फॉर विच आई वॉज सर्चिंग फॉर। यही वो पेन है जिसे मैं ढूंढ रहा था, है ना। यही वो पेन है, इसको मैं ढूंढ रहा था। जब आपको बोला जाए दोनों सेंटेंस को जोड़ो, यह वह पेन है, एक सेंटेंस, यही वो पेन है, एक सेंटेंस, इसी को मैं ढूंढ रहा था, ये दो सेंटेंस होगा। अब दोनों को जोड़ोगे कैसे, यही वह पेन है जिसे मैं ढूंढ रहा था। समझ में आया क्या, कुछ दिमाग की बत्ती जली क्या, नहीं जली, हे भगवान इधर आ। यही वो लड़की है जो बहुत देर से मार खाना चाह रही थी। आ जाओ, अब समझ में आया। आप दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन का एक और डेफिनेशन भी है कि ये संबंध सूचक जो सर्वनाम होंगे वही रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। दो सेंटेंस में दोनों नाउन के बीच का सेंटेंस रिलेशन बताने वाले जो वर्ड वो क्या कहलाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। एम आई क्लियर, समझ में आया क्या। कोई ऐसा भी जो लटका हुआ है, दादा काका बता दी, महेश आया समझ में कि नहीं आया, आ गया। ऐसे रिलेशन बताने वाले वर्ड कौन होते हैं, अरे हु आर यू, कौन हो तुम, तो आई एम द पर्सन, आगे क्या बोले, जिसके साथ झगड़ा हुआ था, ठीक है, समझ में आ गया आपको। पहले पढ़ा क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन। अभी भी किसी के दिमाग की बत्ती नहीं जली क्या, नहीं नहीं, चल चल एक वाला लिखिए, एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल है द लेडी हु इज इन पिंक साड़ी इज माई मदर। वो जो औरत खड़ी है गुलाबी साड़ी में वो मेरी मम्मी है ना। समझ में आया, समझ में आया। चले इनडेफिनेट प्रोनाउन। डेफिनेट प्रोनाउन में आप पहले सुन लो, इनडेफिनेट प्रोनाउन। कभी ये वाक्य सुने होंगे अपने स्कूल में कि तुम में से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। बहुत सुने हो ना, एज एक्सपेक्टेड, पता है ये बता दी, ये भी आत्मन वाली, ठीक है। आप सभी कभी ना कभी इस सेंटेंस को सुने होंगे कि आप में से कोई भी खड़े होकर सवाल नहीं पूछेगा, आप में से कोई भी क्लासरूम से बाहर नहीं जाएगा। ऐसे शब्द आपको मिलते हैं। इन शब्दों या इस टाइप के जो स्टेटमेंट होते हैं उनसे आपको यह समझ में आता है कि ये पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। क्या हम क्या कह रहे हैं कि हम किसी एक व्यक्ति को स्पष्ट करने के लिए इसको यूज नहीं करते, बल्कि क्या झुंड को या ग्रुप को या क्लास को। समझ में आ रही बात। तो जहां कभी भी आप में से कोई, नन ऑफ यू, ये जो वर्ड यहां पर यूज होगा वहां पर आएगा इनडेफिनेट प्रोनाउन। समझ में आया। जब कभी भी पूरे एक ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी, देखो नाउन में हम क्या करते थे, इंडिविजुअल किसी एक की बात करते थे नाउन में, करते थे कि नहीं करते थे। लेकिन यहां पर आप जो इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज करेंगे, इनडेफिनेट प्रोनाउन में एकदम मतलब कहना चाहिए किसी इंडिविजुअल को ना कहकर अस्पष्टता के साथ पूरे भीड़ को एक साथ संबोधित किया जाता है। समझ में आया। पल्ले पड़ा। उदाहरण के लिए बताएंगे, आप में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, इसका मतलब मैं सबको कहते हुए किसी एक खास को नहीं कह रहा हूं। समझ में आया।
मैंने किसी पर्टिकुलर या इंडिविजुअल किसी एक को ना कहकर पूरे भीड़ को एक साथ ये कहा कि आप में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो आप में से कोई भी, ठीक, ये जो वर्ड था, ये वर्ड कौन सा क्या कहलाएगा? इनडेफिनेट प्रोनाउन। समझ में आया? डेफिनेशन, इनडेफिनेट प्रोनाउंस रिफर टू पर्सन्स और थिंग्स इन अ वेग। वेग की स्पेलिंग ये होती है VAGUE। ये क्या लिखा हुआ है? क्या पढ़ेंगे बात है तो? वेग्यू, वेग, ठीक है, वागी। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट। Indefinite pronoun refer to person or things in a vague or general way. They do not refer them in particular. ठीक है, हिंदी में जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसे इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं ये तो कोई भी कर सकता है, एनीबॉडी कैन डू दिस। क्या मैं किसी एक के बारे में बात किया तो जो एनीबॉडी यूज हुआ वर्ड, ये कौन सा हो जाएगा? इनडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, ये तो कोई भी कर सकता है, एनीबॉडी कैन डू दिस। ठीक है, तो ये सबको रिप्रेजेंट करते हुए भी मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूं। आई बात समझ में? या यूं कहूं कि पूरे एक भीड़ को मैं एक ही पल में क्या कर रहा हूं? रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि भाई मैं पूरी मानव जाति की बात कर रहा हूं, ये तो कोई भी कर सकता है। हाँ कि नहीं? ठीक है, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। सबको अपने वादे निभाने चाहिए। तो किसी एक की बात की है क्या? किसका? वन का? ओ एनीवन, तो एनीबॉडी। हाँ, एनीबॉडी पढ़ते एनीबॉडी है, ANYBODY, एनीबॉडी, कोई भी। ठीक है, तो लिखो एग्जांपल, एनीबॉडी, नन, सम, ऑल, मैनी, एनी। ये सब किसके एग्जांपल हैं? इनडेफिनेट के। वन, नन, नन मतलब NONE, नॉन, उसको नन पढ़ते हैं। ठीक है हिमांशु? नन, एनीबॉडी, सम, ऑल। अरे एक एग्जांपल बहुत फेमस है ना, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। हर चमकदार चीज सोना नहीं होती। तो हर चमकदार चीज में सब चीज आ गया। पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? ये तो बड़ा फेमस एग्जांपल है, बोर्ड को पूछे जाने वाले, है ना? तुम्हारे में तो आया भी था। तो ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, ग्लिटर्स मतलब चमकदार। जो भी चीजें चमकदार होती हैं हर चमकदार चीज सोना नहीं होती। तो यहां पर हर चीज को मैं बोल दिया, तो हर में आ गया ऑल दैट। ठीक है ना? समझ पा रहे हैं? ये किसका एग्जांपल हो गया? इनडेफिनेट प्रोनाउन का। पहले पढ़ा, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताया क्या, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। ठीक है, हर चमकदार चीज सोना नहीं होती। तो हम यहाँ पर जो हर चमकदार चीज कह रहे हैं, मतलब दुनिया में जितनी भी चमकने वाली चीजें हम सबको गिन लिए, तो हम किसी एक को ना बताते हुए सबको इकट्ठे एक ग्रुप बनाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं या डिनोट कर रहे हैं। तो वो कौन सा? इनडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, अगला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब देखो, आपने इनडेफिनेट में क्या किया था? ये काम तो कोई भी कर सकता है, हर चीज नहीं होता। हमने किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक के बारे में बात नहीं किया, है ना? हाँ कि नहीं? अब जो एग्जांपल बता रहा हूं तो ध्यान सुनना। ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस। ईच ऑफ द बॉय, इनमें से हर एक कमाऊ है या काम करने वाले लोग। मैं भीड़ की भी बात कर रहा हूं, ऊपर से हर एक की बात कर रहा हूं। मेरे पास जितने पेन है हर एक पेन चलता है। समझ में आ रहा है? मेरे पास पेन बहुत सारे हैं, कितने मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उनमें से हर एक पेन क्या है? चलता है। तो यहां पर आप ईच ऑफ द बॉयज आर लेबोरियस, ईच, आइदर, नीदर, ये सारे जो वर्ड यूज करते हैं ये सभी किसमें आते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। लिखिए, व्हेन ईच, आइदर, ईच, EACH, ईच, कॉमा, आइदर, EITH, आइदर बोलो या ईदर बोलो, दोनों का मतलब वही होता है। ईच, आइदर, EITHER, एंड नीदर, NEITHER, नीदर are used as pronouns. They are called distributive pronouns. ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स है इसमें। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। लिखो, ये हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं तथा इनके साथ ये हमेशा सिंगुलर नंबर में
होते हैं, ये हमेशा सिंगुलर नंबर में होते हैं तथा इनके साथ सिंगुलर वर्ब यानी कि एक वचन क्रिया का प्रयोग होता है। इनके साथ सिंगुलर वर्ब यानी कि एक वचन क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक, एग्जांपल लिखिए, ईच नाइफ इज शार्प। ईच नाइफ, नाइफ मतलब वो कनाइफ, अच्छा सॉरी मैं तो भूल गया था, कनाइफ, इसको पढ़ते नाइफ है, KNIFE, यहां पर के साइलेंट होता है। नाइफ मतलब चाकू, हर एक चाकू क्या है, बहुत तेज है, शार्प है ना। तो मैं सबके बारे में बात करते हुए किसी एक के बारे में बात कर लिया, मतलब हर एक चीज उसी के बराबर है, ऐसा बोलते हैं ना, तब ये कौन सा आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। जब आपको जो वर्ब का लोड है आपके पूरे कंटेंट में एक साथ पड़े, यानी प्रत्येक, हर एक, इनमें से हर कोई, ये जो वर्ड आप यूज करते हैं, तब कौन सा आ जाएगा। देखो मैं हिंदी में क्यों बता रहा हूं, पता है आपको, पता है इसका कारण, कभी कभी ग्रामर उसका ट्रांसलेशन करने से ही बन जाता है कि यहां पर क्या आएगा। ठीक है, समझ में आया, इसलिए ठीक है, समझ में आया क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझ में आया, समझ में आया। जब आप एक बहुसंख्यक तौर पर प्रत्येक को इंडिविजुअली फॉर्म में बोलना चाहो तो वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। जैसे मैं कभी बोल रहा हूं कि मेरे पास एक कलेक्शन है किसका, पेन्स का, मैं कहता हूं इनमें से हर एक पेन ब्लू कलर में चलता है, ठीक है, तो मैं पूरे कलेक्शन की भी बात कर रहा हूं और इनमें से हर एक की क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो हर एक, प्रत्येक, इनमें से सब, ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये सभी किस में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। क्लियर, समझ में आया क्या। एग्जांपल आप लिख लिए क्या, ईच नाइफ इज शार्प, हर एक चाकू बहुत तेज है, तेज मतलब धार तेज है, दौड़ता तेज नहीं है, ठीक है क्या, लिख लिए। नाइदर या नीदर क्वेश्चन इज इजी, एक भी सवाल आसान नहीं था, पूरे क्वेश्चन पेपर की बात कर लिए, एक भी सवाल आसान नहीं था, ऐसा बोलते हैं ना, तो एक भी वर्ड जो यूज कर रहे हो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्लियर, ऐसे ही ईदर बॉयज इज इंटेलिजेंट, दोनों में से प्रत्येक लड़के तेज है, मतलब सभी लड़के तेज हैं। ईदर का मतलब जब दो लोगों के बारे में बात होती है तब ईदर यूज होता है, खैर आप हिंदी में बोलो लिखोगे तो समझ में आ जाएगा, लिखोगे तो यूज करना ही है आपको, ठीक है। क्या कौन सा बताया मैं आपको, एक क्या लिखे, ईच, नाइदर, ईदर लिखे ना, इसको भी आपको हिंदी में लिखना है भैया ना। अगर आपको उन वर्ड्स को प्रॉपर्ली यूज करना सीखना है तो आपको उसका हिंदी ट्रांसलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, लास्ट, रेसिप्रोकल प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। अच्छा, कभी ऐसा स्टेटमेंट सुने क्या, वो लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, सुने ना, खत्म होने वाला है। रेसिप्रोकल में हमेशा आमने सामने आजू बाजू वालों की बात होगी, वो लोग एक दूसरे कब से मारे पड़े हैं, है ना, उन दोनों ने एक दूसरे को गिरा दिया। जैसे क्या, ईच अदर वन अनदर, ईच अदर एंड वन अनदर आर, ईच अदर लिखना, ईच अदर, EACH, ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर मतलब एक दूसरे, दोनों को मतलब एक दूसरे ही होता है, ठीक है। ठीक, अब देखो एक एग्जांपल देखो, जैसे राधा लव्स कृष्णा, कृष्णा लव्स राधा, ये दो स्टेटमेंट है। जैसे राहुल बीटेड राम, राम बीटेड राहुल, राम ने राहुल को मारा, राहुल ने राम को मारा, तो हम ये बार बार ऐसा ना बोलते उन दोनों ने एक दूसरे को मारा, हाँ कि नहीं, ठीक है, नहीं आ रहा है। तो ये ईच अदर वन अनदर यहाँ जब भी यूज होगा वो रेसिप्रोकल का मतलब होता है आमने सामने, ठीक, समझ में आया। या इसको और कुछ अच्छा वर्ड होता है, मैथ में इसके लिए अपॉन वाला हम यूज करते हैं, रेसिप्रोकल जैसे वन के अपॉन में हम डाल देते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं, पलटी कर देते हैं ना, लेकिन मैथ में अलग है, ग्रामर में अलग है, ठीक है, समझ में आया क्या। रेसिप्रोकल बड़ा आसान है, दो वर्ड है केवल, वन अनदर और ईच अदर, ये जहां पर भी आए रेसिप्रोकल को होना, ठीक हो जाएगा। जब दो लोग होंगे तो ईच अदर यूज होगा, दो से ज्यादा लोग होंगे तो वन अनदर होगा। हम इतने सारे लोग बैठे तो हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, वन अनदर के लिए यूज करेंगे, लेकिन जब सिर्फ दो लोग आमने सामने खड़े तो ईच अदर, ईच अदर प्रत्येक में से दोनों ने एक दूसरे को, और वन अदर मतलब इन सभी ने एक दूसरे को, वेदम, ठीक है, समझ में आया क्या, समझ में आया, ठीक। तो यहाँ पर प्रोनाउन समाप्त। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, एडजेक्टिव, ठीक है। आपको नाउन और प्रोनाउन दोनों के एक्सरसाइज आपको आज मिल जाएंगे ग्रुप पे, उस एक्सरसाइज को, इसको कंप्लीट लिखने के बाद में आपको सॉल्व करके लाना है, इतनी जल्दी